किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम चौपाल में। मैं हूं विपिन यादव। हम सभी कृषि में हमारा देश आज बहुत तरक्की कर रहा है और उसके पीछे हम सब जानते ही हैं बहुत बड़ा योगदान है हमारे कृषक भाइयों का। जी हाँ, कृषक भाइयों के साथ साथ हमारा योगदान हमारी सरकार का भी है और हमारे वैज्ञानिक जो हैं कृषि वैज्ञानिक उनका भी बड़ा योगदान है। तभी हम हमारे देश की आर्थिक जो उन्नति है उसमें योगदान दे पा रहे हैं। आज आज हम एक ऐसे गांव में हैं जहां पर हमारे साथ बहुत सारे किसान भाई हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, जो कि बहुत सारे सवाल हैं उनका उत्तर देने वाले हैं, जो समाधान है वो करने वाले हैं। हम आज धबोटी गांव में हैं जो कि सीहोर ज़िले के पास है और हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक हैं। सबसे पहले मैं परिचय देना चाहूँगा, डॉक्टर S.A. अली सर हैं जो कि प्रमुख वैज्ञानिक हैं उद्यान विभाग से। उसके बाद डॉक्टर R.P. सिंह हैं, आप प्रमुख वैज्ञानिक हैं शस्य विभाग से। और डॉक्टर वंदना यादव जो कि कनिष्ठ वैज्ञानिक हैं और ये सभी RAK कृषि महाविद्यालय सीहोर से हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन सभी के साथ में हमारे साथ उन्नत कृषक हैं जो कि तूफान सिंह जी हैं, ग्राम धबोटी से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारे साथ आज कुछ कृषक भाई भी हैं जो कि ग्राम धपोटी से ही हैं और ये भी अपने अपने सवाल भी पूछेंगे और इनकी जो जैसे भी काम करते हैं वो सारी क्रियाएं भी यहाँ पर हमारे साथ साझा करेंगे। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा सर आपसे पूछना चाहूँगा, डॉक्टर S.K. अली सर आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से हम हमारे किसान भाई आज जो खेती कर रहे हैं और तकनीकें कौन कौन सी अपनाना चाहिए जिससे कि लागत भी कम हो और कैसे आप नई नई तरीके से अपनी खेती करना चाहिए। अच्छा सवाल है आपका। हमारे किसान भाई, जैसे हम उद्यान की डिपार्टमेंट से हूँ मैं, तो मैं उद्यान के संबंध में आपसे थोड़ा चर्चा करूँगा कि हमारे यहाँ सबसे पहले जो खेती करते हैं तो किसान भाई एक तो समय का ध्यान रखें। जो फसल अपन जिस समय लगाते हैं यानी सही टाइम पे फसल लगाएं। और सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरत पड़ती है उन्नत जातियों की। ज़्यादातर किसान जो अपने घर में जो वैरायटियाँ हैं या जातियाँ हैं उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद इसमें आता है जो तकनीक है, जिसमें जैसे अपने बीज लिया, बीज के बाद जो बीजोपचार है, ज़्यादातर किसान बीजोपचार करना पसंद नहीं करते। कुछ करते हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो बीजोपचार अपनाएं। फिर उसके बाद आता है अपनी को जो सब्जियां लगाना है वो एक निश्चित दूरी पे लगाना चाहिए, निश्चित मात्रा में लगाना चाहिए, निश्चित उसमें आपकी फर्टिलाइज़र और अपना खाद देना चाहिए। ये सब चीज़ें। और इसके साथ साथ फिर उसके बाद आपका आता है कि फर्टिलाइज़र को अपने को किस तरीके से देना है। तो ज़्यादातर किसान अब भाई ये करते हैं कि अपनी जो फर्टिलाइज़र है वो एक मुश्त दे दिया जाता है। और हमारी जो सब्जियां हैं ये कम से कम 3 बार फर्टिलाइज़र का उपयोग किया जाता है। यानी खाद को तो और फर्टिलाइज़र को एक निश्चित, जैसे हमारे किसान भाई के यहाँ वो लगा हुआ है, प्याज लगी हुई है, तो प्याज में अगर अपन जैसे किसान खेती करना चाहते हैं तो प्याज का जो रिकमेंडेड जो डोज बताया गया है, कम से कम एक हेक्टेयर में 8 से 10 किलो बीज की मात्रा लगती है। और बीज को रोपनी में तैयार किया जाता है। वो रोपनी फिर कम से कम 4 से 5 हफ्ते में तैयार होती है। जब बीज अपन को करना है, तैयार करना है नर्सरी में, तो नर्सरी हमारी जो पौधशाला है वो बीमारी से मुक्त होना चाहिए। तो उसके लिए भी किसान भाई निश्चित दूरी पर बीजों को लगाने की प्रक्रिया को ना अपना कर छिटक कर बीज लगा देते हैं नर्सरी में या क्यारी में। तो उससे एक तो नुकसान ये होता है कि बीज की मात्रा ज़्यादा लगती है और हमारे बीज काफ़ी महंगे आते हैं और उसमें काफ़ी नुकसान होता है। बिल्कुल। तो एक तो ये जैसे रोपनी तैयार करें, फिर उसके बाद एक लाइन से उसकी 10 सेंटीमीटर की दूरी पे कतार बना के बीज को लगाएं और उसका निश्चित आपका पानी की मात्रा अपने जैसे नलों से पाइप जो लगा लेते हैं फ्लड इरिगेशन या सिंचाई उसकी करने के लिए आपको हजारा या जिसमें छिद्रदार होता है ड्रिप बिल्कुल ड्रिप से भी कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें करते हैं। उसके अलावा जिसमें बीज कम से कम 4 से 5 हफ्ते लगते हैं तो उसमें खरपतवार भी आ जाते हैं, तो उसको निकालना चाहिए। अच्छा, दूसरा इसमें क्यारियों का जो साइज है, किसान भाई वो नाप कर उसको बड़ा अपने खेत में जो चौड़ी जगह होती है वहाँ लगा देते हैं। तो उससे एक तो नुकसान ये होता है कि इसकी जो निराई गुड़ाई है वो ढंग से नहीं हो पाती। तो इसमें एक निश्चित दूरी पे, जैसे क्यारी हमारा जो साइज है
1 मीटर चौड़ी होना चाहिए और कम से कम 2 लंबाई तो कितनी भी कर सकते हैं। उससे ये होता है कि हमारी जो नर्सरी में जो पौधे उगे हुए हैं उनकी हम निंदाई गुड़ाई आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जब हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है उसके बाद हम उसको पौधरोपण करा जाता है। तो पौधरोपण के लिए जो खेत की तैयारी है उसके लिए जैसे हमारी जो प्याज है उसको ज़मीन के अंदर होती है, तो उसके लिए स्पेशल तैयारी की आवश्यकता पड़ती है। उसमें गोबर का खाद आपका उचित मात्रा में आपके जो दिया जाता है, कम से कम 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। तो इसको खेत की अंतिम तैयारी के समय देते हैं और उसमें जब हमारे रोपण का समय आता है तो इसको निश्चित दूरी, जैसे हमने 15 से 20 सेंटीमीटर कतार से कतार और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पे पौधों का रोपण कर दिया जाता है। उसके बाद अच्छा, ये रोपण हम करते हैं सुबह में या शाम में। उसके बाद इसमें सिंचाई कर दी जाती है और जब हमारे प्लांट 1 से सवा महीने, अच्छा एक चीज़ में बताना भूल गया, जब हम पौधरोपण करते हैं उस समय इसमें निश्चित मात्रा जो इनको दी जाती है, गोबर का खाद कम से कम 200 से 250 क्विंटल का है और 50 किलो स्फूर, 50 किलो पोटाश और करीब 70 से 80 किलो नत्रजन की मात्रा देते हैं। तो इस पे जब बेसल डोज या आधार रूप में हमें आधी मात्रा नत्रजन की, मतलब 40 किलो नत्रजन दी जाती है और 50 किलो स्फूर और 50 किलो पोटाश हमें बेसल या आधार रूप में अपने प्लांट लगाने से पूर्व दे देते हैं। उसके उपरांत जब पौधा 1 से सवा महीने का हो जाता है उसमें अपनी निंदाई गुड़ाई करने के बाद नत्रजन की बची हुई 1/3 मात्रा उस वक्त दी जाती है निंदाई गुड़ाई करने के उपरांत। उसके बाद जो उसकी मात्रा आखिरी बचती है वो उसके 1 महीने बाद जब उसमें आप फिर से निंदाई गुड़ाई कर लें उस वक्त दें। तो इस तरह की जो विधियाँ अपन तकनीकी है वो करें, अपनाएं, तो हमें उम्मीद है कि किसान भाई इसमें अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और फ़ायदा कमा सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बागवानी और उद्यानिकी जो एक हमारा एक रोल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है, क्योंकि हमारी कृषि में ऐसे अतिरिक्त आय बहुत ज़रूरी हैं। अतिरिक्त आय बोलें, दैनिक आय बोलें, एक और बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ डॉक्टर आरपी सिंह जी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, फसल पद्धति हमारे किसान भाई जो है अपना रहे हैं, काफ़ी सारी अलग अलग तरीके से खेती कर रहे हैं। दलहनी फसलों का कितना महत्वपूर्ण इसमें योगदान है? नमस्कार किसान भाइयों, आपका ये आज के समय पर ये जो फसल पद्धति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे प्रदेश में और अपितु पूरे देश में जो फसल पद्धति अपनाई जा रही है वो ज़्यादातर जगह एक लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर सोयाबीन, गेहूँ, चना, उधर आप उधर देख लें तो धान के बाद में गेहूँ, और ये एक जगह फिक्स हो गई है जो कि लगातार कई वर्षों से ये खेती करती आ रहा है। बिल्कुल। इससे जो है हमारा मृदा का स्वास्थ्य भी खराब हुआ है और कई बीमारियां और खरपतवारों ने अपनी जड़ें बना ली, जगह बना ली, स्थान बना लिया, घर बना लिया है। अब इसमें हमारे जो हम फसल बोते हैं उसमें कई प्रकार की समस्याएं हमारे यहाँ आ रही हैं। तो किसान भाइयों, इस फसल पद्धति में हमारा जो दलहनी फसलें हैं इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण कार्य है, जो कि इसमें फसल पद्धति में इसका समावेश होना बहुत ही आवश्यक है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे कई वर्षों से इसी एक ही एक प्रकार की फसल पद्धति से हमारे मृदा की प्रोडक्टिविटी, जिसको उत्पादन क्षमता बोलते हैं, बिल्कुल, और और मृदा की जो उर्वरक धारण करने की क्षमता है, पोषक तत्व, वो बहुत कम हो गई है जी। हाँ, उसकी वजह से हम आज सारे इनपुट खूब लगाने के बावजूद भी हमें वो उत्पादन नहीं मिल रहा है जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। नई तकनीक अपनाने के बावजूद भी, पूरी मेहनत करने के बावजूद भी, उसका कारण एकमात्र है कि हमारे मृदा का स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका है। उसमें ये कहना चाहिए कि मृदा को हमने चूस लिया है, उसको हम दे नहीं रहे हैं। उसकी वजह है कि हम पहले जो ऑर्गेनिक उपयोग करते थे हर साल या हर अल्टरनेट ईयर में, वो हमारा बंद हो गया है। उस वजह से कई पोषक तत्वों की हमारे मृदा में कमी आ गई है, जो कि बोला। तो ये जो कमी आ गई है पोषक तत्व धारण करने की मृदा में, और इसकी क्षमता जो कम हो गई, उसमें दलहनी फसलें का अगर हम बोएंगे तो ये जो है
जो नत्रजन की कमी है ये भी पूर्ति करती है। हम्म। और कई ये दलहनी फसलों की जो पत्तियां हैं वो बहुत गिरती है ज़मीन में, वो ऑर्गेनिक पैदा करती है, जिससे कि हमारे कई लाभकारी जीवाणु और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फसल उत्पादन के लिए लाभदायक है वो बढ़ते हैं जी। और इससे जो है एक और चीज़ मिलती है जो कि हमारे इस समय पर कई सूक्ष्म तत्वों की भी कमी देखी गई है, जैसे मोलिब्डेनम है, आयरन है। तो ये जो जिंक है, तो ये जो सूक्ष्म तत्व है भले थोड़ी मात्रा में उपयोग होते हैं, लेकिन ये फसल उत्पादन में बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो इन तत्वों की पूर्ति भी दलहनी फसलें ऑर्गेनिक के रूप में करवाती हैं, तो इसलिए दलहनी फसलें बहुत अच्छा। यहाँ पर जो हमारा जो मालवा का क्षेत्र है और जो मध्य भारत है, हाँ, दलहनी एक तो कम समय पे होती है और इनकी जड़ों में गठान होती है, तो ये नत्रजन और कई ये देती हैं, तो ये फसल उत्पादन में मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारने में काम आती है। और साथ ही ये जो फसलें कम दिन होने के कारण ये हमारे जल्दी आ जाती हैं और कई कम बारिश में कम समय पर आ जाती है, तो हमें कई बार जो बारिश के कारण अनिश्चितता हो जाती है उसमें भी हमको लाभ मिल जाता है, उत्पादन हमको मिल जाता है। और ये फसलें जो हैं इन्हीं क्षेत्रों के लिए बहुत आवश्यक है। और साथ ही दलहन हमारा जो हिंदुस्तान में जो हम प्रोटीन जो हमारे खाने में आवश्यक होता है, बिल्कुल, वो दलहनों से ही मिलता है। विदेशी लोग तो मछली खा लेते, केकड़ा खा लेते, छिपकली खा लेते और कई मांसाहारी, बिल्कुल नॉन वेज, हाँ, और नॉन वेज से वो प्रोटीन की पूर्ति कर लेते। लेकिन हमारे देश में दाल रोटी ही प्रमुख हैं और स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल, तो ये इसलिए इन दलहनी फसलों को हमें बोना चाहिए, और जो कि मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधारती है, मानव स्वास्थ्य को सुधारती है और कई आर्थिक लाभ भी देती है। ये महंगा भी है, बिल्कुल, हाँ, और भाई बहनों के लिए जो दाल बना के बेचती है उनके लिए तो सबसे प्रमुख ये कि ये दाल है। बिल्कुल, काफ़ी दृश्य से देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लागत भी कम लगती है इसमें। और ये अगर हम दलहनी फसलों करेंगे तो हमारे देश में दलहनों की जो आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति होगी, किसानों को आर्थिक लाभ भी होगा। और इसके साथ आर्थिक लाभ भी है। आर्थिक लाभ भी इसमें ये होता है कि हमारे ये दलहनी फसलें जानवरों के लिए इसका भूसा जो है बहुत पसंद किया जाता है, वो उसमें भी उसके स्वास्थ्य को सुधारता है। बिल्कुल। दूसरा ये जो हमारे घरों में लकड़ी जलाने के, छप्पर बनाने में कई काम है ये दलहनी फसलों। बिल्कुल, दलहनी फसल बहुत महत्वपूर्ण है, ये इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। इसका किसानों को अपने कृषि पद्धति में या खेती में साल में एक बार लेना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी फसल पद्धति की बात कर रहे हैं, हम कृषि पद्धति की बात कर रहे हैं, पशुपालन कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है? जी बिल्कुल, पहले तो मेरा सभी उपस्थित कृषि भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपने पूछा पशुपालन विभाग कितना महत्व करता है, तो हम बता दें जैसे हमारा जो देश है वो विश्व में दूध उत्पादन में नंबर 1 पर आता है, तो डेफिनेटली इसका बहुत इम्पोर्टेंट, पशुपालन ने कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। आज हम विश्व में नंबर 1 पर हैं, तो उसमें हमारे कृषि भाइयों का बहुत रोल है, जिन्होंने इस पशुपालन विभाग को अपनाया, दूध उत्पादन में अपना योग दिया, तो इसलिए इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। इसके अलावा हमें कुछ दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करना चाहिए, जिनका जैसे कि उनका आवास, उनका आहार, और आजकल जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो हमारे कृषि भाई बहनों को पता होना चाहिए, जिससे वो उसको अडॉप्ट करें और दूध उत्पादन में अपना योगदान दें। बिल्कुल, और पशुपालन बहुत मायने में देखा जाए तो महत्वपूर्ण इसीलिए भी है क्योंकि ये हमारी दैनिक आय को भी बढ़ाता है, तो किसान भाई जो हैं इससे दैनिक आय भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ एक कृषक भाई हैं, जो कि उन्नत कृषक कहना उचित रहेगा, और ये जो कि इनकी पद्धति जो है खेती किसानी की वो काफ़ी प्रभावित करने वाली है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग तरीके से जो है वो खेती की है। अच्छा, ये बताइए, आप उन्नत कृषक हैं, ऐसा क्या करते हैं आप आपकी खेती पद्धति में जो कि सबसे अलग है और सबसे आपको ज़्यादा फ़ायदा दिलाती है? सर, पहले तो मवेशी पाल रखी हैं जी, उनका जो खाद निकलता है वर्गी कंपोस्ट लगा रखा है जी, और दूसरी जो देसी जुगाड़े कर रखी हैं, जैसे हकाई हो गई, गेरी है ना, समय से हाँकना उसको, और अच्छे अच्छे बीज बोना जी, और कीटों के लिए अपनी खुद की दवाई तैयार करना, जैसे नीम का तेल है, कुछ दवाइयाँ घर पे बनाते हैं, इससे काफ़ी लाभ मिलता है।
मतलब आर्थिक रूप से देखा जाए तो पशुपालन को भी आप समाहित किया है आपने आपकी पद्धति में, और साथ साथ आप लागत को कम करने के लिए जैविक उपचार भी आप करते हैं। अच्छा, कितना मानते हैं आप अच्छा जैविक घर में आपके जो खाद्यान्न है, आपका जो घर में आपकी भोजन की थाली है, उसमें कितना आपका घर का खाना है? सर 95%। 95% आपका घर का खाना है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इस तरीके से देखा जाए हमारे किसान भाई जो हैं मेहनत के साथ साथ स्वस्थ होने के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ और भी कृषक भाई हैं जो कि यहाँ से जुड़े हुए हैं, और उनके सवाल बहुत सारे होंगे क्योंकि हमारे साथ विशेषज्ञ हैं जो कि सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा, आप यहीं से हैं दादाजी? कब से खेती कर रहे हैं और आपने कितना बदलाव देखा है पहले से अब तक खेती में? पहले से बहुत बदलाव देख लिया अभी खेती में करते हुए। बहुत दिन से खेती करते हैं हम जी। बहुत बदलाव आ गया है अभी। पहले बहुत परेशानी आती थी खेती करने में, अब बहुत सहूलियत हो गई खेती करने में जी। क्योंकि पानी की भी सहूलियत पंप से चलता है और वैसे पहले हमें चड़स घेरना पड़ती थी जी। तो इसलिए खेती में बहुत परिवर्तन है अब, और फसल में भी बहुत परिवर्तन आता है क्योंकि अभी अपने किसानी में खाद का ये अपना घर का वैसे कर लेते हैं ना, तो इसमें बहुत परिवर्तन पड़ता है। तो हमारे साथ ग्राम के कृषक भाई हैं जो कि और भी सवाल शायद पूछना चाहें क्योंकि उनके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि खेती किसानी से जुड़ी हुई हैं। आपसे जानना चाहूँगा, आप कृषि कर रहे हैं, काफ़ी समय से कर रहे हैं, और क्या क्या आपके ऐसे सवाल हैं जो कि आप हमारे कृषि वैज्ञानिकों से पूछना चाहेंगे? सर हम खेती काफ़ी समय से खेती कर रहे हैं। हम चने का बीज भी बोते हैं। पहले क्या है, चना कटीला बोते थे तो वो सही उत्पादन नहीं आता था। अब नए नए बीजों का जैसे हमें जो RBG 202 चना मिला है, और जो हमें सर ने आर्य की कॉलेज से सर ने जो पद्धति बताई उस हिसाब से हम करने लगे तो हमारा उत्पादन डबल हो गया है। हाँ, पहले हम एकड़ का 6-7 कुंटल निकालते थे और अब लगभग 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ हम चने का उत्पादन लेते हैं। कोई प्रश्न पूछना चाहें सर? सर से हमें प्रश्न है सर, शुरू में जो चने में उमसा उकटा रोग लगता है उसके बचाव के लिए कोई सुझाव हो तो हमें। बिल्कुल, चने में उकटा रोग जो लगता है प्रारंभ में अवस्था में, क्या कहना चाहेंगे सर आप? बड़ा अच्छा प्रश्न है। और ये जो उकठा की समस्या है ये सिर्फ इसी गांव में नहीं है, पूरे भारत देश में है। और चने में मसूर की ये प्रमुख समस्या है। इस उकठा रोग के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत कार्य किए, अनुसंधान कार्य किए हैं। और विशेष रूप से जो इस रोग से सहनशील या इस रोग से जो प्रतिरोधक जो जातियां हैं वो हमारे केंद्रों ने विकसित की हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि इस उकठा रोग निरोधक जातियों का उपयोग करें। इन जातियों में हमने जो जैसा अखिलेश भाई ने बताया कि हम 202 चना उपयोग कर रहे हैं। ये चना जो है बहुत अच्छी जाति है और ये उकठा निरोधक है और सहनशील भी है और काफ़ी हद तक ये निरोधक रहती है। दूसरा, जब हम चने की फसल बोते हैं, चना या मसूर की, तो उसमें बीजोपचार बहुत आवश्यक है। बीजोपचार में हम जो है अभी जो नया पद्धति जो हमने विकसित की है उसमें एंट्रोकॉल जो दवाई है 3 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से इसको ट्रीट करें। इसके साथ में ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम डालें और राइजोबियम PHB कल्चर। इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, हमने मोलिब्डेनम जो कि एक सूक्ष्म तत्व है, ये भी बीज उपचार के दौरान इसको इससे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने से इस रोग से काफ़ी हद तक हमारी फसल की बचत होती है। परंतु इसके साथ कुछ कल्चरल मेथड भी है। हम गर्मी में जुताई करें और फसल चक्र अपनाएं। लगातार जिस खेत में ये उकठा रोग आ गया है उस खेत में चना मसूर 2-3 साल 4 साल नहीं बोना चाहिए, दूसरी फसलें लगाएं, तो उससे भी इस रोग की कमी आती है। और विशेष तौर से अगर गर्मी में हम सरसों या धनिया ये और खरीफ में मक्का या ज्वार लगाते तो ये जो फसलें हैं इनकी जड़ें जो है इस रोग की फंगस को मारती हैं। तो ये कल्चरल प्रैक्टिस है जिसको अपनाना चाहिए। बिल्कुल। तीसरा, गर्मी की गहरी जुताई धूप में
वो छोड़ दें, जिससे कि गर्मी में उसकी सारी फंगस मर जाए। तो गहरी जुताई करके ज़मीन को छोड़ देना चाहिए। तो ये कुछ है जिससे कि उकटा रोग से निराकरण हो सकता है और अच्छी तरह नियंत्रण होता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो जवाब है वो काफ़ी सटीक है और हमारे काफ़ी किसान भाई जो हैं वो इसको सुन के लाभान्वित भी होंगे। और हमारे साथ और किसान भाई भी हैं जो कि अपने अपने सवाल लेकर बैठे हुए हैं और पूछना चाहेंगे। क्या पूछना चाहते हैं आप? जी सर, मैं सुनील वर्मा ग्राम धबोटी से यहीं का किसान हूँ। सर, मैं सर से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर हमारे यहाँ गेहूँ में अंदर जो मतलब सफ़ेद फफूंद जैसी आती है और वो धीरे धीरे पीला होकर सूखने लगता है, सर उसके बारे में कुछ दवाई बताए। बिल्कुल, गेहूं में अंदर सफ़ेद फफूंद आती है, उसका उपचार कैसे करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये जो समस्या है ये इस क्षेत्र में अत्यधिक रूप से देखी जा रही है। कई किसानों के टापे सूखते हैं, वो पीले पड़ जाते हैं। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है ये जो बीमारी है, ये बीमारी नहीं है, ये कीटाणु है जो रूट एफिड होता है, जो कि इसमें लग जाता है प्रारंभिक अवस्था में 25-30 दिन बाद लग जाता है। उसके कारण ये पौधे सूखने लगते हैं। तो मैं हमेशा किसान भाइयों को ये जहाँ जिस जिन गाँव में ये समस्याएं होती है उनको सबसे पहले ये बताता हूँ कि जब भी आप गेहूं की फसल लगाएं, जिस खेत में लगाएं, उसमें एक बखरने के पश्चात जब आप खेत की तैयारी करते हैं तो एक बखरने के पश्चात 25 किलो क्लोरोपाइरीफास पाउडर जो है भुरक देना चाहिए। उसके बाद दूसरी बखर करके फिर बोनी करें, तो ये रूट एफिड जो फंगस होती है ये नियंत्रण होता है। हाँ, यदि आपने ये बोनी के समय ये नहीं किया है तो सिंचाई जब आप देते हैं उस समय उस पानी में क्लोरोपाइरीफास उसमें उसके साथ में दे दें, तो ये आपका एफिड समस्या खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। एक और भी आप कर सकते हैं। अगर छोटे छोटे पेच हैं कहीं तो बाल्टी में क्लोरोपाइरीफास सोल्यूशन मिलाएं और मग्गे से उनकी जड़ों में डालें, तो वो उस पेच में वो फैलेगा नहीं, वहीं कहीं खत्म हो जाएगा। तो ये उपाय करें, आपको फसल सुरक्षित रहेगी, नियंत्रित रहेगी। धन्यवाद। ये छोटे छोटे बिंदु हैं जो कि हमारे किसान भाई हैं, सतत अगर इनका निरीक्षण करते रहें, देखते रहें, तब आप रोग का निरीक्षण ही नहीं करेंगे तो आपको रोग के बारे में पता नहीं चलेगा। तो आपको सबसे पहले तो आपकी फसल के बारे में पूरी जानकारी भी होना चाहिए और समाधान जो है वो हम यहाँ से आपको प्रदान कर ही रहे हैं कि वो अपने आप में वैज्ञानिक कहलाने लगते हैं, लेकिन समय और परिदृश्य जो है वो बदलते जाते हैं और ऐसे में काम आते हैं हमारे वैज्ञानिक जो कि शोध के माध्यम से नई नई जानकारियाँ जो है वो प्रदान करते हैं। पशुपालन के बारे में हम और चर्चा करते हैं क्योंकि हमारे साथ पशुपालन वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर वंदना यादव हैं, जो कि अलग अलग तरीके से हमारे किसान भाइयों को जानकारी देने वाली हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने प्रारंभ में कहा कि पशुपालन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक किसान भाई की लाइफ में। एक और चीज़ है जैसे कि नस्लों की बात करें हम, क्योंकि हमारे किसान भाई तभी ज़्यादा फ़ायदा ले पाएंगे जब उन्हें नस्ल का ज्ञान होगा। कौन सी ऐसी नस्लें हैं जो कि ज़्यादा दूध देती हैं और उन्हें ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट हो? जी, डेफिनेटली नस्लों की जानकारी होना हमारे किसानों के लिए अति आवश्यक है। ये हमारे ऊपर आधारित है कि हमें किस पर्पस के लिए, किस उद्देश्य के लिए हमें मेवाशियों को पालना है। क्या हमारा दूध उत्पादन उद्देश्य है, हाँ, या हमें फार्म पर्पस से जानवरों को रखना है। तो अगर हम दूध उत्पादन के लिए बात करें तो हमारे देश की जो हमारी देशी नस्लें हैं जैसे कि गिर, साहिवाल, ये दूध उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। और अगर हमें खेती के पर्पस से यूज़ करना है तो हरियाणा कैटल है, उसको भी हम पाल सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस पर्पस से जानवरों को पालना चाह रहे हैं। हाँ। दूसरा, उसकी जेनेटिक हमें पता होना चाहिए। अगर जेनेटिकली एनिमल अच्छा है दूध देने में तो उसको हम अपना सकते हैं। उसके अलावा हमें जानवरों का आहार, उसे संतुलित आहार देना ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो 80% रोल प्ले करता है दूध उत्पादन में। अगर हम संतुलित आहार नहीं दे रहे हैं तो जानवरों का अच्छा उत्पादन नहीं मिल सकेगा हमें जानवरों से। इसके अलावा हमें उन्हें साफ़ सुथरा पानी देना है, नियमित रूप से उनकी देख रखाव करनी है, जैसे कि उनमें रेगुलर टीकाकरण कराएं आप नियमित रूप से। उनके पेटों की जो कीड़े हो जाते हैं पेट में, उसकी रेगुलर डिवॉर्मिंग कराएं। तो इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान रखें तो हमें इससे नियमित अच्छे रूप से, निश्चित रूप से हम इसे आय कर सकते हैं और काफ़ी लाभदायक ये
साबित हो सकता है। हमारे साथ उन्नत कृषक के रूप में मौजूद हैं तूफान सिंह जी। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आपने प्रारंभ में बताया कि आप अभी क्या क्या खेती कर रहे हैं, पशुपालन को भी कैसे समाहित कर रहे हैं। आपकी पद्धति में अभी अगर वर्तमान की बात करें, आप कैसे फसल चक्र को अपनाते हैं, क्या क्या अलग अलग फसलें लगाते हैं और कैसे उनको जानते हैं कि अब ये फसल लगाना है, अब ये फसल लगाना है, वो कैसे करते हैं, आप बताएं थोड़ा। सर मैं पहले 1 वर्ष गेहूं बोता हूँ उसमें, उसके बाद फिर मसूर, है ना, फिर गेहूं बो के उसके बाद फिर चना बोया जाता है। अच्छा, तो ये अलग अलग फसल। साल प्याज आ जाता है, फिर एक बार लहसुन बो देते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सारी जानकारियों को जाना और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भाइयों के लिए आपने इतने महत्वपूर्ण बताए। उन्नत कृषक के रूप में तूफान सिंह जी हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे तमाम कृषक जो यहाँ पर मौजूद हैं, समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम चौपाल कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।